इस अध्याय में हम पढ़ेंगे संप्रभुता के बारे में। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा था राज्य के 4 तत्व होते हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता, जिसमें जनसंख्या और भूभाग का उतना अधिक अध्ययन नहीं है। इसके अपेक्षा सरकार का बहुत ज़्यादा अध्ययन है और संप्रभुता बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। मतलब बिना संप्रभुता के सरकार हो ही नहीं सकती, इसलिए हम सबसे पहले संप्रभुता को पढ़ेंगे। तो संप्रभुता या प्रभुसत्ता, सॉवर्जिनिटी, राज्य का परम आवश्यक तत्व है। इसके अभाव में हम राज्य की कल्पना नहीं कर सकते। राज्य अपने इसी लक्षण के कारण आंतरिक दृष्टि से सर्वोच्च और बाह्य दृष्टि से स्वतंत्र होता है। प्रभुसत्ता को अंग्रेजी में सोवर्जिनिटी कहते हैं। सोवर्जिनिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सुपर एनस से हुई है, जिसका अर्थ है सर्वोच्च सत्ता। अतः प्रभुसत्ता किसी राज्य की सर्वोच्च सत्ता को कहा जाता है। संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी विचारक जियोन बोंदा ने 1756 में अपनी कृति 6 बुक्स कंसर्निंग रिपब्लिक में किया था, इसलिए इसका उद्भव 16वीं शताब्दी में माना गया है। ऐतिहासिक दृष्टि से प्रभुसत्ता का परंपरागत सिद्धांत को 16वीं शताब्दी में जियो बोंदा ने, 17वीं शताब्दी में ह्यूगो ग्रेसियस, टॉमस हॉब्स ने और 18वीं शताब्दी में रूसो और 19वीं शताब्दी में ऑस्टिन ने स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया। राजतंत्र का औचित्य साधने तथा पोप और सामंत सरदारों की सत्ता को मध्य युग में सीमित करने के उद्देश्य बोदा ने द रिपब्लिका में राज्य को परिवारों और मिलीजुली संपत्ति का ऐसा संगठन कहा जहां एक सर्वोच्च शक्ति और उसके विवेक का शासन चलता है। अब प्रभुसत्ता की जो प्रमुख परिभाषा हैं प्रमुख विद्वानों के द्वारा, उसको हम देखेंगे। गवर्नर कहते हैं कि प्रभुसत्ता राज्य की ऐसी व्यवस्था है जिसके कारण वह कानून की दृष्टि से केवल अपनी इच्छा से बंधा होता है, अन्य किसी इच्छा से नहीं। कोई अन्य शक्ति उसकी अपनी शक्ति को सीमित नहीं कर सकती। केल्सन कहते हैं कि अपनी मौलिक तथा एकमात्र स्पष्ट भाव में प्रभुसत्ता का आशय सर्वोच्च भाव से है। पोलक कहते हैं प्रभुसत्ता वह शक्ति है जो न अस्थायी है, न हस्तांतरणीय है, न हस्तांतरणीय है, न ऐसे विशेष नियमों के अधीन है जिन्हें यह बदल सकती है, और न ही धरती पर किसी अन्य शक्ति के प्रति उत्तरदायी है। ओपेनहाइमर कहते हैं कि प्रभुसत्ता सर्वोच्च प्राधिकार है जो हर मौलिक अधिकार से स्वतंत्र या उसके ऊपर है। विल्सन कहते हैं कि प्रभुसत्ता प्रमुख कानूनों का निर्माण करने तथा उन्हें लागू करने वाली प्रतिदिन क्रियाशील शक्ति है। वहीं लॉस्की कहते हैं कि राज्य की प्रभुसत्ता अपने क्षेत्र के भीतर सभी व्यक्तियों एवं संघों को आदेश देती है, यह उनमें से किसी भी आदेश को नहीं लेती। इसकी इच्छा किसी प्रकार की वैधानिक सीमाओं के अधीन नहीं है। बोंदा कहते हैं कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों पर वह सर्वोच्च शक्ति है जो विधि द्वारा नियंत्रित नहीं है। विलोवी कहते हैं कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। ग्रेसियस कहते हैं कि संप्रभुता सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है, यह उस व्यक्ति में निहित होती है जिसके कार्यों पर किसी दूसरे का नियंत्रण नहीं होता है और जिसकी इच्छा का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। ऑस्टिन कहते हैं कि यदि किसी समाज का अधिकांश भाग किसी निश्चित प्रधान व्यक्ति की आज्ञाओं का पालन करता हो और निश्चित व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की आज्ञा पालन करने का आदी न हो, तो उस समाज में वह व्यक्ति संप्रभु है और उस निश्चित प्रधान व्यक्ति सहित वो समाज का राजा है। रूसो कहते हैं सार्वजनिक संकल्प ही संप्रभु है। प्रभुसत्ता के अब लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे। पूर्णता। प्रभुसत्ता एक पूर्ण और असीम शक्ति है। राज्य के बाहर भी, अपने राज्य के संदर्भ में भी उसे सर्वोच्च माना जाता है। संप्रभुता विधि द्वारा निलंबित नहीं है, क्योंकि विधि संप्रभु की आज्ञा है। कौन कहता है? हॉब्स कहता है। संप्रभुता या प्रभुसत्ता का परंपरागत सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय कानून को नहीं मानता, क्योंकि वह किसी प्रभुसत्ताधारी की इच्छा को व्यक्त नहीं करता। अगला लक्षण है सार्वभौमिकता। प्रभुसत्ता राज्य के भीतर सभी व्यक्तियों, संस्थाओं तथा अन्य वस्तुओं, किसी राज्य के भीतर गुजरती हुई विदेशी सेनाएं, व्यापारिक प्रतिनिधि तथा राजनयिक को राज्य के अधिकार क्षेत्र के प्राप्त उन्मुक्तियां आदि। किंतु यह अंतर्राष्ट्रीय शिष्टाचार का विषय है। प्रभुसत्ता का सिद्धांत अपवाद नहीं है। अदेयता। राज्य स्वयं को नष्ट किए बिना प्रभुसत्ता का किसी दूसरे को नहीं सौंप सकता। प्रभुसत्ता को त्यागना आत्महत्या के समान है। कौन कहता है? गवर्नर। गवर्नर कहता है कि प्रभुसत्ता को त्यागना आत्महत्या के समान है। लाइबर कहता है कि प्रभुसत्ता को उसी तरह हस्तांतरित नहीं किया जा सकता जैसे वृक्ष को उसके अंकुरित होने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। जैसे मनुष्य आत्मविनाश के बिना अपना जीवन या व्यक्तित्व किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं कर सकता। लाइबर।
अस्थायित्व। प्रभुसत्ता उतनी ही अस्थायी है जितना कि स्वयं राजा। सरकारों के बदलते रहने पर भी प्रभुसत्ता राज्य की भांति अस्थायी होती है, क्योंकि प्रभुसत्ता का अंत का अर्थ है राज्य का अंत। तो इस प्रकार से प्रभुसत्ता के 3-4 लक्षण ये हैं कि पूर्णता होनी चाहिए, सार्वभौमिकता होनी चाहिए, अद्वितीयता होनी चाहिए और अस्थायित्व होनी चाहिए। अविभाज्यता। अब जरा इसको देखते हैं, अविभाज्यता क्या है। प्रभुसत्ता को विभाजित या बांटा नहीं जा सकता। किसी राज्य में 2 संप्रभु नहीं हो सकते। संघीय राज्यों में प्रभुसत्ता संघ और इकाइयों में नहीं बांटी जाती, बल्कि निर्दिष्ट विषयों के संबंध में इसके अधिकार क्षेत्र बंट जाते हैं। यदि संप्रभुता विभाजित होती है तो एक से अधिक राज्यों का अस्तित्व है, गेटल कहता है। केल्हन कहता है कि संप्रभुता एक समग्र वस्तु है, इसे विभाजित करना, इसे नष्ट करना है। राज्य में यह सर्वोच्च शक्ति है। हम अर्धवृत्त या अर्ध त्रिभुज की भांति अर्ध प्रभुसत्ता की बात नहीं कर सकते। केल्हन काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अर्धवृत्त या अर्ध त्रिभुज की भांति प्रभुसत्ता की बात नहीं कर सकते हैं। कौन कहता है? तो केल्हन कहते हैं। प्रभुसत्ता के विविध रूप। नाम मात्र की तथा वास्तविक प्रभुसत्ता। नाम मात्र की संप्रभुता वह है जिसके नाम से शासन को समस्त कार्य संपादित होते हैं। वास्तविक संप्रभुता वह है जिसके द्वारा वास्तव में शासन कार्य किया जाता है। इस प्रकार भेद प्रायः संसदीय शासन प्रणाली में पाया जाता है। ब्रिटिश सम्राट तथा भारतीय राष्ट्रपति नाम मात्र के संप्रभु के उदाहरण हैं। इस प्रकार ब्रिटिश प्रधानमंत्री और भारतीय प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल वास्तविक संप्रभुता के उदाहरण हैं। विधि के अनुसार तथा अन्य तथ्य अनुसार प्रभुसत्ता। विधि के अनुसार संप्रभु वह है जिसे राज्य के कानून के तहत सर्वोच्च शक्ति प्राप्त हो, जिसके पास आदेश देने तथा आज्ञा पालन कराने की वैध अधिकार होता है। जबकि वास्तविक संप्रभु वह है जो शक्ति के बल पर राज्य के सर्वोच्च पद पर संवैधानिक तरीके से आसीन होता है। संप्रभुता का यह भेद में क्रांति विद्रोह के समय देखने को मिलता है। उदाहरण में रूस 3 शताब्दियों तक इस तथ्य के अनुसार प्रभुसत्ता स्टालिन के हाथ में थी, जबकि विधि के अनुसार वहाँ संप्रभुता सर्वोच्च सोवियत में निहित था। ब्राइस का कहना है कि व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का निकाय जो अपनी या उन सब की इच्छा जो कानूनी अथवा कानून विरोधी ढंग से सर्वोपरि बना था, वही व्यक्ति अथवा निकाय तथ्यतः संप्रभु है, जिसके प्रति वास्तविक आज्ञाकारिता होती है। वैधानिक तथा राजनीतिक संप्रभु। वैधानिक संप्रभु वह है जिसके पास कानून निर्माण करने तथा लागू करने की सर्वोच्च शक्ति हो। कानून संप्रभु सदैव निश्चित तथा स्पष्ट होता है। ब्रिटेन में सम्राट सहित संसद कानूनी संप्रभु का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, जबकि राजनीतिक संप्रभुता का आशय निर्वाचक मंडल से है, जिसकी इच्छा और समर्थन पर ही वैधानिक संप्रभु का अस्तित्व निर्भर करता है। कानूनी संप्रभु के पीछे एक दूसरा संप्रभु विद्यमान है जिसके सामने कानूनी संप्रभु को झुकना पड़ता है। कौन कहता है? डाइसी। डाइसी क्या कहता है? कानूनी संप्रभु के पीछे एक दूसरा संप्रभु विद्यमान है जिसके सामने कानूनी संप्रभु को झुकना पड़ता है। गिलक्राइस्ट के अनुसार राजनीतिक संप्रभुता किसी राज्य में उन प्रभावों का समग्र योग है जो कानून के पीछे होते हैं। आते हैं अब लोकप्रिय संप्रभुता पे, जिसकी बात किसने की थी? रूसो ने की थी। पॉपुलर सोवर्जनिटी। जब हम यह स्वीकार करते हैं कि राजनीतिक संप्रभुता सर्वसाधारण जनता में निहित है तो उसे लोकप्रिय प्रभुसत्ता कहते हैं। गिलक्राइस्ट के शब्दों में लोकप्रिय प्रभुसत्ता एक शासन का वर्ग की सत्ता के विरुद्ध जनता की शक्ति है। इसमें 2 बातें निहित है: वयस्क मताधिकार और जनता के प्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न सभाओं का नियंत्रण। लोकप्रिय प्रभुसत्ता राजनीतिक प्रभुसत्ता से इस अर्थ में अलग है कि जहां राजनीतिक प्रभुसत्ता का आशय किसी छोटे समुदाय, कुलीन वर्ग अथवा संगठित शक्ति से होता है, वहां लोकप्रिय प्रभुसत्ता जनता में निवास करती है। इस प्रकार लोकप्रिय प्रभुसत्ता का विचार साधारणतः नैतिक आधार पर जनसाधारण को प्रभुसत्ता का उपयुक्त पात्र मानता है। इस विचार के आरंभिक संकेत प्राचीन रोमन विचारक सिसरो के विचार में मिलते हैं, किंतु जैसे जैसे रोमन साम्राज्य शक्तिशाली होता गया वैसे वैसे यह विचार जोर पकड़ता गया कि सम्राट की इच्छा ही कानून की मान्यता का आधार है। मध्य युग में संपूर्ण सत्ता का मूल क्षेत्र जब ईश्वर को माना गया, तब सर्वप्रथम 14वीं शताब्दी में इतालवी दार्शनिक मार्सिलियो पदुआ ने अपनी विख्यात कृति डिफेंसर पेसिस के अंतर्गत पोप की सत्ता को चुनौती देते हुए लोकप्रिय प्रभुसत्ता का सिद्धांत को नया जीवन प्रदान किया। जनसाधारण के सर्वोपरि सत्ता के सिद्धांत को ही मार्सिलियो ने गणतंत्र के रूप में मान्यता दी। 17वीं शताब्दी में जर्मन न्यायविद
अल्यूजियस ने लोकप्रिय प्रभुसत्ता का बड़ा अच्छा निरूपण किया। उसके अनुसार प्रभुसत्ता ऐसा कार्य करने की सर्वोच्च और सर्वोपरि शक्ति है जो राज्य के सदस्यों के भौतिक और आध्यात्मिक कल्याण के लिए आवश्यक है। उनका मानना है कि राज्य का झुकाव अनुबंध अथवा सहमति पर होता है, क्योंकि लोकतंत्र के अंतर्गत शासकों को जनसाधारण के अंकुश में रहना पड़ता है। लोकप्रिय संप्रभुता की संकल्पना रूसों के राजनीतिक दर्शन का सार तत्व, उसके अनुसार प्रभुसत्ता का सही अभिव्यक्ति सामान्य इच्छा जनरल विल में देखने को मिलती है, जो कि किसी समुदाय के सब सदस्यों की तात्विक इच्छा रियल विल का योग है। रूसों के अनुसार कोई प्रशासक अपनी इच्छा को अज्ञाप्ति के रूप में तो व्यक्त कर सकता है, किंतु कानून का निर्माण सामान्य इच्छा के द्वारा ही किया जाएगा। बिखरे हुए जनसमूह को लोकप्रिय प्रभुसत्ता नहीं कहा जा सकता। यह लोकमत की शक्ति में ही सार्थक होती है। जहाँ शासक वर्ग शासन का संचालन जनहित को ध्यान में रखकर करते हैं, वहाँ लोकप्रिय प्रभुसत्ता होती है। गवर्नर का कथन है कि असंगठित जनमत कितना भी शक्तिशाली हो, प्रभुसत्ता नहीं होता जब तक कि उसे कानूनी रूप में न रख दिया जाए। जैसे विधायी निकाय के सदस्यों के अनौपचारिक तथा गैर सरकारी प्रस्ताव कानून में आवृत होते हैं, ऐसे देश में जहां प्रायः सार्वजनिक मताधिकार की प्रणाली विद्यमान है, जनता की प्रभुसत्ता का अर्थ निर्वाचकों की बहुमत की शक्ति के सिवा कुछ नहीं है, जो वैधानिक ढंग से स्थापित रूप में कार्य करते हुए उनकी इच्छा को अभिव्यक्त करती है। अतः लोकप्रिय प्रभुसत्ता की अनिवार्य शर्तें हैं सार्वजनिक वयस्क मताधिकार, विधानमंडल पर जनसाधारण के प्रतिनिधियों का नियंत्रण और राष्ट्र के वित्त पर जनप्रतिनिधियों का नियंत्रण। संक्षेप में लोकप्रिय प्रभुसत्ता का सिद्धांत प्रभुसत्ता की कानूनी संकल्पना को नैतिक और दार्शनिक आधार प्रदान करता है। अब आते हैं प्रभुसत्ता के सिद्धांत पर। संप्रभुता के क्या क्या सिद्धांत हैं? लॉर्ड ब्राइस ने संप्रभुता के 3 सिद्धांत की चर्चा की है, वैधानिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक। लॉर्ड ब्राइस ने 3 सिद्धांत की बात की है, वैधानिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक, जिन्हें क्रमशः अमर्यादित संप्रभुता, मर्यादित संप्रभुता तथा लोकप्रिय संप्रभुता या जन संप्रभुता के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड ब्राइस के अनुसार संप्रभुता के प्रत्येक सिद्धांत का जन्म किसी न किसी व्यवहारिक उद्देश्य के प्रचारार्थ हुआ है। जहाँ बोंदा संप्रभुता को मर्यादित और अविभाज्य तथा अनन्य शक्ति बताकर विकेंद्रीकरण के विरुद्ध केंद्रीकरण की शक्तियों का समर्थन कर रहा था, वहीं हॉब्स का उद्देश्य इंग्लैंड में गृह युद्ध जनित अशांति तथा अराजकता के स्थान पर शांति इसलिए कर रहा था क्योंकि वहाँ इंग्लैंड की महान राज्यक्रांति को औचित्यपूर्ण सिद्ध करना चाहता था। मॉन्टेस्क्यू फ्रांस के निरंकुश शासकों से नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकार के रक्षार्थ शासन सत्ता को मर्यादित करना चाहता था, जबकि रूसों का उद्देश्य राजद्रोह के स्थान पर प्रजातंत्र की स्थापना करना था। अमर्यादित संप्रभुता। पहला, इससे जुड़े प्रमुख विचारक हैं जॉन बोंदा, थॉमस हॉब्स, जेरेमी बेंथम, ऑस्टिन और हीगल। ये सभी लोग अमर्यादित संप्रभुता के समर्थक हैं। ये कहते हैं कि संप्रभुता एक जगह निहित होनी चाहिए, मतलब केंद्रीकृत होनी चाहिए। आते हैं आगे। बोंदा के प्रभुसत्ता विषयक विचारक उसकी पुस्तक सिक्स बुक्स कंसर्निंग द स्टेट्स में मिलते हैं। वह प्रभुसत्ता के असीम, अद्वैय, अस्थायी और अपृथक्करण माना है। बोंदा का प्रभुसत्ता सिद्धांत कानूनी है। उसके अनुसार प्रभुसत्ता ही विधि का निर्माता है, अतः वह मानव निर्मित विधि से सीमित नहीं रहा। इसके बावजूद भी उसने संप्रभु को दैवी विधि, प्राकृतिक विधि, संवैधानिक विधि या संपत्ति के अधिकार से परिसीमित किया है। बोंदा का कहना है कि संप्रभु कुछ अन्य विधानों से मर्यादित है, जिसे वो सर्वोच्च सत्ता से संबंधित विधान कहता है। उससे बोंदा का तात्पर्य कुछ प्राचीन प्रथाओं से था। फ्रांस के संबंध में वह कहता है कि संप्रभु शैलिक लॉ के विरुद्ध नहीं जा सकता। बोंदा द्वारा अपने संप्रभु पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, उस संबंध में शेवाइन का कहना है कि बोंदा अपने विचारों में न तो मध्ययुगीन रह पाया और न ही आधुनिक बन पाया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि शेवाइन कौन कहता है कि बोंदा अपने विचारों में न तो मध्ययुगीन रह पाया और न आधुनिक रह पाया, तो शेवाइन कहता है। हॉब्स भी बोंदा की भांति राजतंत्र का समर्थक था। उसने अपने संप्रभु को उन सभी बंधनों से मुक्त कर दिया जो बोंदा ने उन पर लगाए थे। हॉब्स के अनुसार संप्रभु राज्य में सर्वोच्च शक्तिमान तथा अविभाज्य अमर्यादित शक्ति है। हॉब्स लिखता है कि तलवार के बिना संविधाएं केवल शब्द मात्र हैं। ये कई एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है
तलवार के बिना संविधान शब्द मात्र है, यह कथन किसका है? तो यह कथन हॉब्स का है। हॉब्स का मानना है कि प्रजाजनों को यह अधिकार नहीं कि वह संप्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करे या सरकार रूप में किसी तरह का परिवर्तन करे। केवल एक ही स्थिति में व्यक्ति संप्रभु की आज्ञा का पालन करने से इनकार कर सकता है, जबकि उसकी आत्मरक्षा का अधिकार बाधित हो, क्योंकि आत्मरक्षा के लिए व्यक्तियों ने समझौता कर संप्रभु की स्थापना की है। इस प्रकार हॉब्स ने संप्रभु को व्यक्तियों की इच्छा का परिणाम बताकर संप्रभु को वैधता प्रदान की है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बेंथम ने अमर्यादित प्रभुसत्ता के सिद्धांत को पुनर्जीवित किया। उसने संप्रभुता विषयक विचार पर अपनी पुस्तक ए फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट में दिए हुए हैं। वह संप्रभु को शक्ति का आधार अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख मानता है। वह यह भी स्वीकार नहीं करता है कि संप्रभुता प्रकृति के विधान से मर्यादित है। उसके अनुसार प्रभुसत्ता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है और उसकी आज्ञा कानून है, किंतु वह यह स्वीकार करता है कि प्रभुसत्ता उपयोगिता से मर्यादित है। प्रभुसत्ता के कानूनी सिद्धांत का पूर्ण विकास जॉन ऑस्टिन के चिंतन में हुआ। उसने 1832 में प्रकाशित अपनी लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस में वैधानिक प्रभुसत्ता तथा एकात्मवादी संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने इसे परिभाषित करते हुए कहा कि ऊपर से निम्नस्थ लोगों को दिए जाने वाला आदेश ही कानून है। ऑस्टिन ने अपनी संप्रभुता को अद्वैय, अविभाजित, पूर्ण तथा अमर्यादित माना है। ऑस्टिन ने विधिशास्त्र व न्यायशास्त्र के क्षेत्र में नैसर्गिक अधिकारों व नैसर्गिक कानूनों के झार झंकार को साफ कर सदाचार, विज्ञान, अर्थशास्त्र आदि को नकार कर उसमें सकारात्मक विधि का सिद्धांत दिया है। इस प्रकार ऑस्टिन ने सकारात्मक विधि की नींव पर संप्रभुता की संकल्पना का निर्माण किया है। यदि कोई निश्चित मानवीय सत्ता अपनी जैसी किसी अन्य सत्ता की आज्ञा मानने से अभ्यस्त हो तो इसी निश्चित मानवीय सत्ता को उस समाज में प्रभुसत्ताधारी कहेंगे और इस समाज को राजनीतिक और स्वाधीन समाज कहा जाएगा। ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की कटु आलोचना हेनरी मैन ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशंस में की है। उनका कहना है कि इतिहास के पन्ने पलटने पर भी हमको ऐसे प्रधान उदाहरण नहीं मिलते। संप्रभुता निश्चित और श्रेष्ठ मानव में नहीं रह पाती। क्लार्क, सिजविक, विल्सन, ग्रीन, विलोवी आदि विचारकों ने ऑस्टिन के इस मत का खंडन किया कि संप्रभु के आदेश ही कानून है। ऑस्टिन ही कहता है कि संप्रभु का आदेश ही कानून है। ग्रीन का कहना है कि राज्य का आधार इच्छा है, न कि शक्ति। जब भी इच्छा की बात हो तो ग्रीन को लाइए। ग्रीन का कहना है कि राज्य का आधार इच्छा है, न कि शक्ति है। वस्तुतः संप्रभु पर अनेक प्रतिबंध हैं, जैसे नैतिक प्रतिबंध, रीति रिवाज व परंपराएं, धर्म, जन स्वीकृति और अंतर्राष्ट्रीय कानून आदि। एक और ऑस्टिन के प्रभुसत्ता सिद्धांत जहां राज्य में निरंकुशता को प्रोत्साहन देता है, वहीं यदि हम कानूनी दृष्टि से ऑस्टिन के सिद्धांत को देखें तो यह सर्वथा उपयुक्त है, क्योंकि राज्य का स्थान समाज अन्य संस्थाओं में सर्वोच्च है। अतः राज्य को नागरिकों की अनन्य निष्ठा प्राप्त होनी चाहिए। गिलक्राइस्ट के शब्दों में ऑस्टिन के सिद्धांत की कठिनाई दूर हो जाती है यदि हम कानूनी संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में भेद को ध्यान में रखें तो। दूसरा आते हैं मर्यादित संप्रभुता। अभी हमने अमर्यादित पढ़ा, अब मर्यादित पढ़ते हैं। इस सिद्धांत के जन्मदाता जॉन लॉक हैं। इस सिद्धांत के अनुसार संप्रभुता सर्वोच्च सत्ता नहीं। मॉन्टेस्क्यू ने इस सिद्धांत का समर्थन किया है। लॉक ने कहा कि जनता तथा सरकार एक दूसरे को संतुलित करती रहती है, तथा मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंगों को एक दूसरे से संतुलित करते हैं। मॉन्टेस्क्यू शक्ति का पृथक्करण में यही कहा कि सरकार एक दूसरे को संतुलित करते रहें। मर्यादित संप्रभुता सिद्धांत के प्रतिपादक ने शक्ति विभाजन तथा उत्तरदायित्व, इन दो बातों पर विशेष बल देते हुए संप्रभुता पर बाह्य नियंत्रण स्थापित किया। जॉन लॉक ने संप्रभुता विषयक विचार अपनी कृति टू ट्रीटिसेस ऑन सिविल गवर्नमेंट में दिए हैं। उसे अपनी संपूर्ण ग्रंथ में एक भी स्थल पर संप्रभुता शब्द का प्रयोग नहीं किया। इसके स्थान पर उसने सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग किया है। लॉक ने शासन के विभिन्न अंगों में व्यवस्थापिका को सर्वोच्च माना है। 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी विचारक मॉन्टेस्क्यू के संप्रभुता विषयक विचार उसकी कृति द स्पिरिट ऑफ लॉज में मिलते हैं। वह प्रथम व्यक्ति था जिसने शक्ति विभाजन को व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अनिवार्य बतलाया। वह लॉक की भांति विधि तथा स्वतंत्रता को परस्पर विरोधी नहीं समझता है, क्योंकि उसके अनुसार स्वतंत्रता तभी संभव है जब शासक विधि के अनुसार शासन करे। अतः मॉन्टेस्क्यू संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक था। और तीसरा और अंतिम है लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत।
इस सिद्धांत को रूसों ने आधुनिक काल में स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया कि राज्य में सर्वोच्च शक्ति जनता में है। उसके अनुसार संप्रभुता का निवास स्थान सामान्य इच्छा में होता है। इस प्रकार रूसो हॉब्स की भांति व्यक्तिवाद से आरंभ करता है तथा समष्टिवाद में अंत करता है। सामान्य आशय में रूसो का आशय उस इच्छा से है जो समाज के सामान्य हित की इच्छा है। उसका कहना है कि राज्य में सार्वजनिक इच्छा ही संप्रभु है, अतः कोई भी सार्वजनिक इच्छा का पालन नहीं करेगा, उसे इसका पालन कराने के लिए समाज द्वारा विवश भी किया जाएगा। अतः रूसो के अनुसार संप्रभुता सर्वोच्च, औदय, अविभाज्य और अमर्यादित है। बहुलवाद ऐतिहासिक संदर्भ में बहुलवाद का उदय प्रथम विश्व युद्ध जन्य परिस्थितियों में हुआ। वस्तुतः 20वीं शताब्दी में बहुलवाद का उदय संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। बहुलवादियों का यही तर्क था कि चाहे राज्य कितना ही गरिमामय व शक्तिशाली संस्था क्यों न हो, परंतु वह समाज के अनेक संस्थाओं में एक है। बहुलवाद की विचारधारा के रूप में स्थापित करने का श्रेय जर्मन समाजशास्त्री गियरके तथा अंग्रेजी साहित्यकार मैटलैंड को है। बहुलवादी विचारक में प्रमुख हैं लियो थुंगी फ्रांस के, कैब्र हैं हॉलैंड के, हेरल्ड और लस्की हैं इंग्लैंड के, बार्कर और लिंडसे इंग्लैंड के, मेखायवर कनाडा से, मिस फॉलेट अमेरिका से। बहुलवादियों ने ऑस्टिन के प्रभुसत्ता संबंधी सिद्धांत की कटु आलोचना की। बहुलवादी रजतावादी व श्रमाधिपत्यों की भांति राज्य का सर्वथा अंत नहीं चाहते, न ही वो राज्य को इस तिगमिल के रूप में स्वीकार करते हैं जिसकी संकल्पना हॉब्स ने की, क्योंकि वह सत्ता के केंद्रीकरण के विरुद्ध हैं। लिंडसे परिभाषित करते हैं कि प्रभुसत्ता संपन्न राज्य का सिद्धांत धराशायी हो चुका है। लिंडसे कहते हैं कि संप्रभुता संपन्न राज्य का सिद्धांत धराशायी हो चुका है। केब्र कहते हैं कि प्रभुसत्ता की धारणा को राज्य के सिद्धांत से निकाल देनी चाहिए। बार्कर कहते हैं कि प्रभुसत्ता संपन्न राज्य की मान्यता निर्जीव व निरर्थक हो चुकी है। लॉस्की कहता है कि प्रभुसत्ता का सिद्धांत राजनीतिक दर्शन के लिए वैध नहीं है। लॉस्की कहता है कि राजनीतिक शास्त्र के लिए यह अस्थायी रूप से लाभदायक होगा यदि प्रभुसत्ता के सिद्धांत को इससे निकाल दिया जाए। और फिजिक्स कहते हैं प्रभुसत्ता का विचार एक पूज्य अंधविश्वास के समान है और वह राजाओं के देवी अधिकारों के समान हो जाएगा। बहुलवादियों की मुख्य मान्यताएं: राज्य और समाज पर्यायवाची नहीं है। राज्य समाज का एक समुदाय है, अतः संप्रभुता केवल इसी में नहीं निहित होनी चाहिए बल्कि अन्य समुदाय से भी सहभागिता इसमें होनी चाहिए। समाज में अनेक मानव संगठन और सहचार्य राज्य से स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं। समाज के कुछ सहचर्य राज्य से कुछ अधिक पुराने और महत्वपूर्ण हैं। राज्य न तो इससे स्पष्ट है और न ही इसका जन्मदाता है, अतः वह केवल सामान्य हित के संरक्षण के नाते लोगों से निष्ठा की मांग कर सकता है। जिस प्रकार राज्य का अपना व्यक्तित्व है और इच्छा होती है, उसी प्रकार अन्य समुदाय का भी अपना व्यक्तित्व और इच्छा होती है। अतः राज्य को सभी समवासों के लिए विधि निर्माण का कार्य नहीं करना चाहिए बल्कि प्रत्येक समुदाय को अपने विधि निर्माण का अधिकार होना चाहिए। राज्य का प्रमुख कार्य उन परिस्थितियों का निर्धारण करना है जिसमें व्यक्ति का अधिकतम विकास संभव हो सके। अतः संभव में राज्य का प्रमुख कार्य विभिन्न समूहों की गतिविधियों को नियमित कर उसमें सामंजस्य स्थापित होना चाहिए। बहुलवादियों ने भिन्न भिन्न आधारों पर प्रभुसत्ता के एकत्ववादी सिद्धांत पर प्रहार किया है। लियो डुग्बी के अनुसार कानून संप्रभु के आज्ञा निवारण सामाजिक समरसता का शर्त है, क्योंकि कानून को अस्तित्व में लाने का श्रेय राज्यों में नहीं है। वह राज्य की उत्पत्ति से पूर्व विद्यमान था, अतः उसका स्थान राज्य से उच्च है। इस तरह डुग्बी के चिंतन में राज्य के कर्तव्य को प्रमुखता दी गई, न कि अधिकार को। उसका मानना है कि राज्य का लक्षण जन सेवा है, न कि प्रभुसत्ता। इस सिद्धांत को व्यवहार में लाने के लिए उसने क्षेत्रीय विकेंद्रीकरण तथा प्रशासनिक और व्यावसायिक संघ की व्यवस्था का सुझाव दिया। क्रैब का कहना है कि विधि का उद्गम समुदाय की सही या उचित की भावना है, वह भी राज्य के अस्तित्व में लाने का श्रेय कानून को देता है। इसी कारण इसके निष्कर्ष डुग्बी के निष्कर्ष से मिलते जुलते हैं। अमेरिकी समाजशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों, जिसमें रास्को पाउंड अग्रणी हैं, का भी मानना है कि सभी महत्वपूर्ण कानून समाज की देन है। बार्कर व गियरके व मैटलैंड के समूहों के यथार्थ व्यक्तित्व की संकल्पना को न मानते हुए भी समूहों के अस्तित्व में लाने का श्रेय राज्य को न देकर उन्हें पहले विद्यमान मानते हैं। अब हम व्यक्ति बनाम राज्य नहीं वरन समुदाय बनाम राज्य लिखते हैं। कौन कहता है? बार्कर कहता है कि अब हम व्यक्ति बनाम राज्य नहीं वरन समुदाय बनाम राज्य लिखते हैं। लिंडसे के अनुसार समाज में
निगमित व्यक्तियों की संख्या इतनी अधिक होती है कि उनमें कोई छोटे छोटे समूह इतने एकसार होते हैं जितना कि स्वयं राज्य भी नहीं होता है। इनके सदस्यों की इनमें गहरी निष्ठा होती है, इसलिए वे सामाजिक तालमेल को निभाने में राज्य को भी अधिक प्रभावशील सिद्ध होते हैं। लॉस्की ने संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का खंडन करते हुए जिन तर्कों के आधार पर बहुलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, रीति रिवाज, मानवता के प्रति दायित्व, संघीय व्यवस्था, राज्य और सरकार में अंतर, शक्ति के लोकतांत्रिकरण को आवश्यक होना तथा अन्य समूहों के प्रति व्यक्ति की निष्ठा आदि का हवाला देकर उसने एकलवाद का खंडन किया। लॉस्की के शब्दों में चूंकि समाज का स्वरूप संघात्मक है, इसलिए सत्ता का स्वरूप भी संघात्मक होना चाहिए। मैकाइवर ने समाज वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रभुसत्ता के एकलवादी सिद्धांत का खंडन किया है। इनका कहना है कि प्रभुसत्ता कोई असीम शक्ति नहीं हो सकती, अधिक से अधिक इसे राज्य का कृत्य मान सकते हैं, गुण नहीं। मैकाइवर कहते हैं कि राज्य किसी निश्चित इच्छा के व्यक्ति नहीं है, राज्य रीति रिवाज का रक्षक है, वह कानून की घोषणा करता है, सृजन नहीं। राज्य अन्य मानव संगठनों के आंतरिक मामलों का नियमन नहीं कर सकता है। किसी व्यापारिक नियम की तरह राज्य के भी अपने अधिकार और दायित्व होते हैं, इसलिए प्रभुसत्ता अखंड नहीं है। बहुलवाद की आलोचना में यह कहा जाता है कि बहुलवादी संप्रभुता को विभाजित करना चाहते हैं, जिसका अर्थ होगा संप्रभुता का विनाश। बहुलवादी राज्य की निरंकुशता का विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि राज्य की निरंकुशता व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए घातक है, जबकि देखा जाए तो संप्रभुता का विभिन्न समुदाय और समाजों में विभाजित होने से व्यक्ति की स्वतंत्रता को खतरा अधिक है। प्रभुसत्ता के बहुलवादी सिद्धांत इसे कानून के सीमित क्षेत्र से बाहर निकालकर राजनीतिक क्षेत्र में ले आता है। बहुलवाद ने पहली बार संघों की उपयोगिता को स्वीकार किया है, लेकिन बहुलवादियों का यह दृष्टिकोण ठीक नहीं है कि प्रभुसत्ता का विभाजन कर देना चाहिए। शेवाइन का कहना है कि मैं यथासंभव एक समुदायवादी बनने का अधिकार सुरक्षित रखता हूँ, परंतु जहाँ आवश्यक हो बहुलवादी बनने को तैयार हूँ। शेवाइन। इस अध्याय में हम यहीं तक अगले अध्याय में राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक संविदा, ऐतिहासिक, विकासवादी, मार्क्सवादी तमाम सिद्धांतों को देखेंगे। धन्यवाद।